नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज की फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। जी हाँ दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत बुक से आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के, जो कि बेस्ट बुक मानी गई है अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। यहां पर आपको 4 कथन दिए हुए हैं। देखते हैं कथन क्या क्या है। पहला कथन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। दूसरा कथन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा कथन, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। चौथा कथन, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा सारे कथनों को और आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इसका एक तरीका होता है कि आप इन कथनों को क्या करें, बहुत ही ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन। देखते हैं 1 और 3, 3 और 4, केवल 4 या यह सभी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। हम एक एक कथन देखते हैं। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 124, कौन सा अनुच्छेद, 124 के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना है और गठन, ठीक है, इसको क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो उनकी नियुक्ति होती है, वो राजनीति के क्षेत्र से अलग करके उनसे यह अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति इस विषय में भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या ले, मशवरा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो पहला कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कथन देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है ये कथन कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उनको भारत के केवल यहाँ पे शब्द देखिए, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो देखिए क्यों गलत है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अनुच्छेद 146(3), वही अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, इसका सम्मिलित प्रभाव यह है कि जो न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या, महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है, महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए जो सेकंड कथन है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। ओके, और हाँ एक चीज और इस संबंध में, क्या संसद को यह, किसको, संसद को यह शक्तियां दी गई है कि वे एक संशोधन या जो न्यायाधीश का व्यवहार या जो उसकी अक्षमता है उसकी जांच या सबूत के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को क्या करें, नियंत्रित करें। कौन, संसद। ठीक है, तो इसमें ये बात का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट कथन देखते हैं कि
न्यायाधीश का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल अपना मत नहीं देना होता है विधानमंडल को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों या उनके जो कर्मचारी हैं उनके वेतन या फिर भत्तों की, तो वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, अर्थात संसद उन पर मतदान नहीं कर सकती। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि किस पर आरोपित होंगे, संचित निधि पर आरोपित होंगे, और इस पर जो संसद है उन पर क्या मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। मतलब जो कथन हो गए वो कौन कौन से सही हो गए, एक कथन नंबर 1 सही हो गया और कथन नंबर 3 सही हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक, देखिए धन विधेयक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इससे सवाल प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी अक्सर आप इससे क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो इस धन विधेयक को बहुत ही अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो पूछ रहा है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। यह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट इसका आंसर आप सोच लीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन है धन विधेयक को लेके, तो अगर आपको धन विधेयक के बारे में पता होगा तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद है 110, कौन सा अनुच्छेद, 110, इसमें क्या धन विधेयक को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, धन विधेयक को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। अगर किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है, यह भी जान लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है कि जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं। और जो लोकसभा अध्यक्ष है इसका निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। ठीक है, इसका निर्णय अंतिम होता है। तो धन विधेयक को क्या केवल लोकसभा में, कहां पर, केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और लोकसभा में पारित होने के बाद, ठीक है, लोकसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक राज्यसभा भेजा जाता है। ठीक है, कहां भेजा जाता है, राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, भेजा तो जाता है राज्यसभा, पर राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, वह चाहे तो कुछ सिफारिशों के साथ। ठीक है, अगर राज्यसभा चाहे तो कुछ सिफारिशों के साथ लोकसभा में वह उसे वापस भेज सकती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितने दिन, 14 दिन। कितने दिन, 14 दिन तक वह अपने पास रोक सकती है। अगर अगर राज्यसभा इसे वापस भेजती है तो लोकसभा को उसकी सिफारिशें मानने या ना मानने का अधिकार होता है। ठीक है, चाहे तो लोकसभा उसकी सिफारिशों को माने या नहीं माने, ये लोकसभा पर डिपेंड करेगा। अगर राज्यसभा से धन विधेयक 14 दिन के भीतर वापस नहीं भेजा जाता है, ठीक है, अगर जो राज्यसभा है उसने 14 दिन के भीतर वापस नहीं भेजा, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो धन विधेयक है वो दोनों सदनों द्वारा क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। लोकसभा विधेयक पर आगे की कार्यवाही क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर
ए कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। ओके, तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला कथन है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, कथनों को ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखते हैं कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये क्या है? बिल्कुल गलत कथन है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की किसी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, किसी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है कि जो राज्यपाल है उसके पद से उसे कैसे हटाया जाए, क्योंकि जो राज्यपाल है वो क्या? राष्ट्रपति के, किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करता है? पद धारण करता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसलिए इसका क्या उल्लेख नहीं है। वह कब तक अपने पद पर रहेगा इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सामान्यतः जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार क्या करता है? कार्य करता है। और यह व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन 1978, यहां मैं लिख देती हूं, संविधान संशोधन 1978 में प्रभावी हुई, जबकि किसी भी राज्य का राज्यपाल एक साथ 2 राज्यों या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसलिए आपने देखा फर्स्ट कथन क्यों गलत है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है, मैंने अभी अभी आपको समझाया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? ठीक है, तो देखिए आर्थिक न्याय को लेकर आप इस क्वेश्चन का जवाब तभी दे पाओगे जब आपको उद्देशिका के बारे में मालूम हो, मूल अधिकार के बारे में मालूम हो और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में आपको मालूम हो। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यह है क्वेश्चन और आर्थिक न्याय को लेके क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए एक और जहां भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आर्थिक न्याय प्रदान करने की संकल्पना क्या है व्यक्त की गई है प्रस्तावना में। ठीक है, व्यक्त की गई है। वहीं दूसरी ओर जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ठीक है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनके माध्यम से राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करे? स्थापना के लिए आर्थिक न्याय प्रदान करे। किसके लिए? राज्य की राज्य की लोक कल्याणकारी स्थापना के लिए। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। तो क्या आर्थिक न्याय प्रदान करने की
वो क्या करेगा, प्रयास करेगा, जिससे न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता को बनाए रखा जा सके। ठीक है, स्वतंत्रता समानता को क्या बनाया जा सके। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व। मतलब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व इज द करेक्ट आंसर। मतलब बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जबकि मूल अधिकार, जिसका वर्णन कहां पे किया गया है, संविधान के भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 वो क्या करता है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से क्या करता है, कुछ बुनियादी अधिकार देता है। इनमें कभी भी आर्थिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। आर्थिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, किसमें, मूल अधिकार में। तो देखिए जहां जहां पर मूल अधिकार है वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर आपको मूल अधिकारों के बारे में जानकारी होती तो आप इसको कैंसिल आउट कर देते, तो बचता क्या आपके पास, उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ऐसे भी आप आंसर दे सकते थे, पर विदाउट नॉलेज आप इसका आंसर नहीं कर सकते थे। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। कथन नंबर 2, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि भारत का संविधान जो संशोधन है वो क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए संविधान में जो संशोधन है, संविधान में संशोधन, अनुच्छेद कौन सा, 368। ठीक है, संविधान में जो संशोधन है उसको करने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में क्या प्रारंभ किया जा सकता है, ना कि केवल लोकसभा में। तो ये कथन क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। तो प्रथम जो कथन है वो क्या, बिल्कुल गलत है। अब विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य नहीं होती है। ठीक है, इस विधेयक को पारित होने के लिए दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा जो उपस्थिति या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए और पारित होने के बाद ऐसे विधेयक को आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का। ठीक है, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। आधे से अधिक राज्यों के समर्थन के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए क्या भेज दिया जाता है। किसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। तो सेकंड कथन भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ना तो 1 और ना ही 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। दूसरा, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तीसरा,
लोकसभा में बोल सकता है। चौथा, लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1 और 3। यहाँ पे आप इसका आंसर तभी दे पाओगे जब आपको भारत के महान्यायवादी के बारे में जानकारी होगी। अगर आप भारत के महान्यायवादी के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी तक आप सोच चुके होंगे इसका आंसर अगर आपने भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ा है तो। चलिए देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 में क्या किया गया है? भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है, जो देश का सर्वोच्च क्या होता है? विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन? महान्यायवादी। ठीक है, अब जो इसकी नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति जो की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, किसका अधिकार होता है? सुनवाई का अधिकार होता है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 88, इसके तहत क्या वह संसद के किसी भी सदन में क्या बोल सकता है? ओके, वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है या जो उनकी कार्यवाही है उसमें क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, कथन 4 है, वो क्या हो गया? गलत हो गया। लोकसभा में बोल सकता है तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, 3 कथन बिल्कुल सही हो गया। लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अभी बताया। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो ये भी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो मतलब 1 कथन सही हो गया, 2 कथन सही हो गया, 3 सही हो गया। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने ये आपको समझा दिया कि उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, तो 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एक बात और ध्यान दीजिए, मैं आपको बता चुकी हूं कि वे संसद की किसी समिति जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो वह बोल सकता है, अभी बताया, या कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। अब एक बात और, इसे संसद की तरह सभी विशेष अधिकार व भत्ते प्राप्त होते हैं। विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मैंने महान्यायवादी के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी। ओके, तो आंसर क्या था इसका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।